यूनाइटेड स्टेट्स के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया है जो बिल्कुल इतिहास को 70 साल के इतिहास को बिल्कुल बदल देता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सही लिया है या गलत लिया है, इस बात को बताने के लिए मैं बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं हूं, यानी कि सक्षम नहीं हूं। मैं सिर्फ आप लोगों की तरह एक सजेशन दे सकता हूं। आप पूरी वीडियो को देखकर अपना कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर दीजिएगा कि आप क्या सोचते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सही लिया है या गलत लिया है, या ऐसा नहीं तो ऐसा करना चाहिए था। आप क्या सोचते हो आप मेरे को जरूर बताइएगा, उसी से हम डिस्कशन कर पाएंगे। अब दूसरी बात ये, जो भी लोग लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट है या फिर एक एडवोकेट है, उनको तो ये वीडियो पक्का पूरी की पूरी देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो यूनाइटेड स्टेट्स का है उन्होंने फैसला लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम इंडिया के जुरिडिक्शन के अंदर जितने भी केसेस आते हैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दे। नहीं, आप एक एडवोकेट हो या लॉ ग्रेजुएट हो या फिर एक लॉ स्टूडेंट हो, जब तक आप एक्स्ट्रा केसेस नहीं पढ़ोगे, एक्स्ट्रा अपनी केस थ्योरी नहीं बनाओगे, एक्स्ट्रा केस को प्रोसीड करते टाइम दूसरों के बाहर के केसेस का रेफरेंस नहीं लोगे, तो तब तक आपका एक अच्छा बैकग्राउंड लॉ का नहीं बन पाएगा। क्योंकि हर कोई एडवोकेट होता है, लेकिन हर कोई एडवोकेट जो है इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से आपको अगर मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, तो एडवोकेसी के अंदर सर्वाइव करना है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को अलग दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई, मैं बाहर के केसेस भी, बाहर चीज के केसेस भी डील करता हूं और पढ़ता हूं, समझता हूं। तो तभी आपका एक बैकग्राउंड, एक कैरियर बहुत अच्छा लगेगा। और मैं एक बात और बोलूंगा कि मैं इस वीडियो के बाद जब आप देख लोगे, मैं गारंटी देता हूं आप 1 मिनट तक शॉक जरूर होगे, क्योंकि केस लॉ ही ऐसा है, केस लॉ ही ऐसा है जो मैं बार बार बोल रहा हूं, 70 साल के इतिहास को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बदल के रख दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के। तो आइए हम बात करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो फैसला दिया है, वेडनेसडे को भी फैसला दिया है, फांसी की सजा हम जिसको बोलते हैं डेथ पेनल्टी, जो फांसी की सजा सुनाई जाती है। डेथ पेनल्टी के अंदर और भी कई सजाएं आती हैं, जान से तो मारने का फैसला सुना है, लेकिन सिर्फ फांसी नहीं होती, और भी अलग तरीके से जान से मारा जाता है कैदियों को। कैसे कैसे बात होती है हम बात करते हैं। सबसे पहले एक महिला थी, महिला की बात करूं, महिला को जान से मारने का ऑर्डर पास करा है सुप्रीम कोर्ट ने, और ऑब्वियसली उस महिला को मार भी दिया है डेथ पेनल्टी के तौर पे, क्योंकि महिला ने एक क्राइम ही ऐसा करा था। अब ये क्राइम ऐसा किया था, इसके खिलाफ जान से मारने की सजा देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी, उसी का तो मेन मुद्दा है। उसी का ही तो सजेशन मैं आप लोगों से मांग रहा हूं कि वीडियो के एंड में जब आप देख लोगे तब आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा केस। तो सबसे पहले लीजा मोंटगोमेरी एक नाम की महिला थी, जो 52 साल की महिला थी। उनको वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया था, नहीं भाई, इस महिला को जो है लीथल इंजेक्शन दो। लीथल इंजेक्शन का मतलब होता है जानलेवा इंजेक्शन इस औरत को दे दो और ये अपने आप मर जाएगी। इसको बोलते हैं डेथ पेनल्टी, इसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब और डेथ पेनल्टी का मतलब एक ही होता है, या तो आप फांसी की सजा इसको मानो, तो इसको भी बोलते हैं डेथ पेनल्टी के तौर पे सजा देना, जो सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को, 52 साल की महिला को दी है। तो इसके अंदर इतनी बात आपको समझ में आएगी कि वेडनेसडे को सजा दे दी है। अब 70 साल में एक ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट ने करा है जो किसी भी डेथ रो कन्विक्ट के अंदर नहीं हुआ है, क्योंकि डेथ रो कन्विक्ट के अंदर कोई भी महिला आज तक 70 साल के इतिहास के अंदर किसी भी महिला को नहीं रखा गया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेथ रो कन्विक्ट का मतलब क्या होता है। डेथ रो कन्विक्ट का मतलब होता है कोई भी एक जेल होती है, कोई भले ही इंडिया की जेल ले लो या किसी भी देश की जेल ले लो, एक जेल के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, डेथ रो कन्विक्ट्स का एक सेल होता है, एक सेक्शन होता है। उन सारे के सारे कैदियों को जो है डेथ रो कन्विक्ट के रूम के अंदर रखा जाता है, जेल के अंदर रखा जाता है कि भाई आपको जो है जान से मारने की सजा फैसला कोर्ट ने सुनाया है, जब तक आपको जो है फांसी की सजा या फिर यूथेनेशिया की सजा या फिर कोई भी अलग तरीके की सजा जो डेथ पेनल्टी के अंदर आती है, ये सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस डिपेंड करती है कि कोर्ट कौन सी सजा देने वाला है। जैसे कि लीजा मोंटगोमेरी के केस के अंदर लीथल इंजेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर रहा था, जिसको हम डेथ पेनल्टी बोलते हैं। तो सारे के सारे डेथ रो कन्विक्ट्स को वहीं पे एक सेल के अंदर रखा जाता है कि भाई जैसे ही तुम्हारा ऑर्डर आएगा, जैसे ही तुम्हारा टाइम आएगा जान मतलब फांसी पे देने का या लीथल इंजेक्शन देने का, वैसे ही तुम्हारे को बुला लिया जाएगा। तो ऐसे ही हुआ। तो डेथ रो कन्विक्ट का मतलब ये होता है जिसमें एक जेल के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट होता है, एक अलग सेक्शन होता है जिसमें उनको वेट करना पड़ता है अपने ऑर्डर आने का। ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो लीजा मोंटगोमेरी ने जो एक अपराध किया था वो भी भाई छोटा मोटा अपराध नहीं था, वो भी बहुत बड़ा अपराध था। और अपराध क्या था जब मैं आपको बताऊंगा तो आप 1 मिनट के लिए शॉक जरूर हो जाओगे, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन एज एन एडवोकेट हमारे को एक एक फैक्ट्स पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं, जानने होते हैं, जब भी हमें एक केस की थ्योरी, एक लॉ स्कॉलर, अच्छा खासा लॉ
लॉ रिसर्चर जब भी बनते हैं जब आप एक एक फैक्ट्स को बारीकी से समझते हो, बारीकी से पढ़ते हो, तो यही अंदर एक एडवोकेट की कला होती है। तो मैं आपको वैसे ही बताने वाला हूं। तो बहुत डरावना अपराध लीजा मॉन्टगोमेरी ने करा था। अब अपराध क्या था, केस लॉ क्या था, केस थ्योरी क्या थी, फैक्ट्स क्या थे, ये मैं सारे के सारे आपको बताता हूं। सबसे पहले अप्रैल 2004 की बात है। अप्रैल 2004 के टाइम पे लीजा की उम्र हुआ करती थी 36 साल, क्योंकि अब जो वेडनेसडे को जब लीथल जानलेवा इंजेक्शन लीजा को दिया है तो लीजा जो है उस टाइम पे 52 साल की थी। ऐसे ही अगर हम 2004 की बात करें तो लीजा की उम्र थी 36 साल। तो जब लीजा जो है 36 साल की थी तो लीजा जो है एक और महिला से मिली, अपने यूएस के अंदर ही एक और महिला से मिली, एक डॉग शो के अंदर। डॉग शो के अंदर लीजा जो है एक दूसरी महिला से मिली। उस महिला का नाम था स्टिनथ। स्टिनथ एक नाम की महिला थी जिसका नाम था स्टिनथ, जो एक बिजनेस चलाती थी जिसको हम बोलते हैं बिजनेस वुमेन। तो स्टिनथ एक डॉग का बिजनेस चलाती थी, खरीदना बेचना, एक शो ऑर्गेनाइज करना। तो स्टिनथ का ये बिजनेस था। तो लीजा एक डॉग शो में स्टिनथ से मिली, लीजा जो है एक डॉग शो में स्टिनथ से मिली, यानी दो महिला हो गई। अब इसके अंदर 2004 की बात चल रहा हूं। तो 2004 में जो स्टिनथ थी, स्टिनथ जो है प्रेग्नेंट हुई। ठीक है, अब स्टिनथ जो है प्रेग्नेंट हुई। अब दोस्ती के नाते जो है स्टिनथ ने अपनी दोस्त लीजा को बताया कि हाँ मैं आपको खुशखबरी बताना चाहती हूँ, मैं जो है प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो लीजा ने यह बात सुनी। लीजा को थोड़ा सा शॉक भी लगा। और क्योंकि शॉक क्यों लगा, क्योंकि लीजा भी चाहती थी कि भाई मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊं, और मेरी दोस्त प्रेग्नेंट हो गई है तो भाई मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो जाऊं, या फिर उसके पहले से कुछ सर्कमस्टांसेस हुई थी जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। अब वो सर्कमस्टांसेस क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। लीजा ने जो है अपनी बॉडी के अंदर स्टेरिलाइजेशन करा रखा था, जिसको हम हिंदी में अपने भारत के अंदर बोलते हैं नसबंदी। तो लीजा ने स्टेरिलाइजेशन अपनी बॉडी के अंदर करा रखा था। तो प्रैक्टिकल तौर पे लीजा कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। तो इसी वजह से उसको एक मन में दुख था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई और स्टिनथ मेरी दोस्त प्रेग्नेंट हो गई है। तो ये बात आ गई। अब क्या करा लीजा ने ना, सारे लोगों के सामने अपने आप को प्रिटेंड करना चालू कर दिया कि भाई मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूं। लेकिन जो स्टेरिलाइजेशन की जो बात है लीजा ने किसी को भी नहीं बता रखी थी, अपने हस्बैंड को भी नहीं बता रखी थी, उसका एक बच्चा भी था उसको भी नहीं बता रखी थी। उन लोगों के आगे और सारी दुनिया के आगे लीजा जो है ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि नहीं भाई मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूं। और साथ ही में वो जो लीजा थी वो एक मैटरनिटी कपड़े भी पहनने लगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन कपड़े पहनती हैं यूएस के अंदर, वो पहनने लग गई ताकि लोगों को भरोसा हो जाए, हस्बैंड को उसके भरोसा हो जाए, उसके बच्चे को भरोसा हो जाए कि हाँ भाई मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। फिर दिसंबर 2004 को जब स्टिनथ जो है, जब स्टिनथ जो प्रेग्नेंट लेडी थी, जो बिजनेस वुमेन थी, जो लीजा की दोस्त थी, तो स्टिनथ का 88 मंथ चल रहा था, 8वां महीना चल रहा था प्रेगनेंसी का। और लीजा ने जो है स्टिनथ को फोन किया कि भाई मेरे को ना तुम्हारी दुकान से डॉग खरीदना है, तुम्हारा डॉग बिजनेस भी अच्छा खासा और तुम मेरे को अच्छा डॉग दे दोगे। तो स्टिनथ ने दोस्ती के नाते बोला कि मीटिंग क्या अरेंज करनी, तुम मेरे घर ही आ जाओ ना, हम घर पे आके जाके आपस में डील कर लेंगे, जो सा तुम्हें डॉग चाहिए होगा तो मेरे को बता देना, वहीं पे पेमेंट कर देना, बात खत्म। तो लीजा ने इस मौके का फायदा उठाया, क्योंकि लीजा का ऐसे ही प्लान था कि वो मेरे को घर में बुलाए, मैं उसको अप्रोच करती हूँ वगैरह वगैरह। अब इसके अंदर लीजा ने क्या करा, अपने साथ एक व्हाइट कलर की रस्सी साथ में रखी और एक चाकू साथ में रखा। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं वो बहुत सारे लोगों को शॉकिंग लगेगी, लेकिन एज एन एडवोकेट हमारे को सारे के सारे फैक्ट्स समझने पड़ते हैं। जो मैं आपको बताने वाला हूं मैं पहले ही आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपको केस समझना है, जानना है, तो सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी। तो लीजा ने अपने साथ एक व्हाइट कलर की रस्सी और साथ में नाइफ रखा। जैसे लीजा स्टिनथ से मिली तो लीजा ने क्या करा, अपनी दोस्त जो स्टिनथ थी, जो डॉग का बिजनेस चलाती थी, जो डॉग बिजनेस वुमेन थी, उसके हाथ पैर बांध दिए व्हाइट रोप से, व्हाइट रस्सी से, जब तक वो स्टिनथ जो है जो अनकॉन्शियस नहीं हो गई, जब तक लीजा ने उसको छोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं करा। जब स्टिनथ जो है ऑटोमेटिकली जब वो अनकॉन्शियस हो गई, जब किसी को बांध के रखोगे तो ऑब्वियस है हर कोई सामने वाला बंदा जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा एक बारी में। और वैसे स्टिनथ जो प्रेग्नेंट लेडी भी थी और भी उसको दिक्कत आएगी। तो लीजा ने क्या करा, अपना नाइफ उठाया और जो स्टिनथ का स्टमक था वो कट करके बेबी निकाल के लीजा भाग गई। अब इसके बाद जब स्टिनथ की मम्मी अपने घर पे आई और उसने देखा यार स्टिनथ तो मरी पड़ी हुई है, क्योंकि जब लीजा ने ऐसा क्राइम करा था उस टाइम स्टिनथ की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो स्टिनथ की मम्मी ने जो एकदम पुलिस को फोन करा, 911 जो यूएस का जो पुलिस का नंबर होता है, तो उसमें फोन किया। वैसे ही फिर उसके बाद लीजा को पकड़ लिया गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2004 के अंदर लीजा को जो है डेथ पेनल्टी की सजा सुना दी और बोल दिया कि नहीं भाई इसको जेल भेज दो, इसने बहुत ही ज्यादा संगीन अपराध करा है और बहुत ही बुरा अपराध करा है। और ऑब्वियस है यार, प्रैक्टिकल तौर पे हम सोचेंगे तो ये बहुत भयंकर अपराध है और बहुत बुरा अपराध है। अब इसके अंदर मुद्दे की बात ये आती है, क्या कोर्ट को इतने भयंकर अपराध के लिए सिर्फ जान से मारने की सजा देनी चाहिए थी एक महिला को या नहीं देनी चाहिए थी? आप मुद्दे की मेन बात हमारे को यह समझनी, इसी पे आपको
आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या इतने संगीन अपराध के ऊपर एज अ जज या एज अ एडवोकेट जब आप अप्रोच करोगे या कुछ भी आप प्लानिंग करोगे या फिर रिसर्च करोगे, केस थ्योरी पढ़ोगे, तो क्या कोर्ट की तरफ से ये सही डिसीजन था या थोड़ा सा हार्मफुल डिसीजन था, कुछ ज्यादा ओवर डिसीजन कोर्ट ने दिया गया था? तो आप क्या सोचते हैं इस बात से मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। दूसरी बात ये, 2004 में जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया तो लीजा जो थी, लीजा को ऑब्वियसली जेल भेज दिया गया और जेल भी बहुत हार्ड कोर जेल में भेजा गया था, जिसके अंदर उसको मेंटल हेल्थ के तौर पे ऑब्वियस है उसकी मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल बिगड़ चुकी थी और इसी वजह से वहां पे उसका इलाज भी चल रहा था। तो 2004 से लेकर 2021 वेडनेसडे तक उसका इतना टाइम पीरियड हुआ, अपील्स हुई और रिक्वेस्ट भी मांगी कि नहीं भाई डेथ पेनल्टी मेरी रोक दी जाए, और फाइनली अभी वेडनेसडे को जब लीजा को जो है लीथल इंजेक्शन के तौर पे जान से मारा गया था, महिला को जान से मारा गया था, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आगे जब एप्लीकेशन डाली थी मर्सी की कि मुझ पे मेरी जो डेथ पेनल्टी है उस पर स्टे लगा दिया जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिएगा। नहीं भाई, तुमने बहुत ज्यादा संगीन अपराध करा है, तुम्हारे ऊपर डेथ पेनल्टी की जो सजा लगाई गई है वो बिल्कुल सही लगाई गई है और तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऑब्वियस है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करी उसकी एप्लीकेशन, उसको डेथ पेनल्टी मिल गई और लीथल इंजेक्शन यानी कि जानलेवा इंजेक्शन के तौर पे उस महिला को जान से मार दिया गया। तो अब फाइनल बात ये आती है कि मुद्दे की जो आपको मेन बात पकड़नी है कि सबसे पहली बात, लीथल इंजेक्शन होता क्या है, डेथ पेनल्टी क्या होता है और कैपिटल पनिशमेंट किसे कहते हैं, डेथ रो कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी बातें आपको अपने थ्योरी के अंदर लानी पड़ेगी। एक केस लॉ बनाना पड़ेगा और एक केस लॉज का मतलब कि डेथ रो कन्विक्ट्स के अंदर आखिर कौन कौन से डेथ रो कन्विक्ट्स आए हैं हमारे पास हिस्ट्री के अंदर और क्या क्या उनके ऊपर चार्जेस लगे थे जिसी वजह से उनके ऊपर डेथ पेनल्टी का चार्ज लगा था, एक्चुअल में कैपिटल पनिशमेंट कितने तरीके की होती हैं, क्या होती हैं, और जो डेथ रो कन्विक्ट्स होते हैं उनका एक अलग सेल होता है, जेल में नहीं होता है, कौन कौन सी जेल में इंडिया के अंदर जेल्स ऐसी हैं, ये सारी की सारी एक रिसर्च वर्क होता है। आप एक एडवोकेट हो ना, तो आपको तो 100% ये करना पड़ेगा। आपके आने वाले केसेस के अंदर 100% ये बहुत ज्यादा यूज होगा जब आप प्रोसीड करोगे कोई भी केस, क्योंकि जब आपके पास केस का मेटीरियल पहले से रेडी होगा, आपको एक केस लो अच्छे से पढ़ा होगा, आपने समझा होगा, तब आप क्यों नहीं अच्छा करोगे, 100% आप करोगे। और कोई लॉ स्टूडेंट है उसके लिए तो और भी फायदा है, उसको तो पहले ही इतना टाइम मिल गया अपने आप को रेडी करने का, रिसर्च करने का, अपने आप को तैयार करने का, एक एज एन एडवोकेट प्रोसीड करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि आपको शौक जरूर होगा, तो ये बात मैंने जो आपको बताई थी कि कैसे कैसे अपराध किया है उस महिला ने जिसका नाम था लीजा मॉन्टगोमेरी, तो उस अपराध को सुनकर आपको 1% का शौक लगा होगा, क्योंकि मुझे 100% शौक लगा था कि कोई भी महिला ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि ये बहुत संगीन अपराध है। तो इसी वजह से कोर्ट ने क्या डिसीजन अच्छा दिया है, सही दिया है, गलत दिया है, आप क्या सोचते हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में अच्छे से आई है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। अगर ऐसी वीडियोस, ऐसी केस लॉज अलग अलग तरीके का आप जानना चाहते हो, अपडेट रहना चाहते हो, लॉ के कैरियर के अंदर क्या क्या बातें होती हैं वो जानना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।